हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशंस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों की मदद करने के लिए, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस भी किया था, अपनी फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स क्लासेस मैं वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता याद होगा कि यूनिट 1 जो है चैप्टर 1 का काफी टाइम पहले मैंने अपलोड किया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस एंटायर सिलेबस। एक एक वीडियो एक एक हफ्ते में मैं डालता रहूंगा ताकि जल्द से जल्द आप लोगों को फ्री क्लासेस इकोनॉमिक्स की इन डेप्थ फॉर सीए फाउंडेशन मिल सके। चैप्टर 1 यूनिट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मेरी खुद की नोट्स है ये, जो कि इंस्टीट्यूट के नोट्स से ही बनाई गई है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट इज देयर इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल। बस जहां जहां पर अननेसेसरी जो स्टेटमेंट्स थे, जो वर्ड्स थे, जो जरूरी नहीं है, उसको मैंने सबको रिड्यूस कर दिया है, बहुत क्रिस्प कॉन्साइज, ताकि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो इजीली पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ जाए और रिवीजन भी इजीली कर सकें। कैसे आप ले सकते हैं ये डॉक्यूमेंट को, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसा कि हेडिंग कहती है, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड फर्स्टली व्हाई डू वी हैव एनी प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। हमको ये पता है कि दुनिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो स्केर्स हैं। स्केर्स यानी कि लिमिटेड है। आई डू नॉट हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, आई डू नॉट हैव अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड, आई डोंट हैव अनलिमिटेड वाटर। कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है, सब कुछ लिमिटेड है। यानी कि जब भी मैं कुछ भी यूज करता हूं, मुझे इतना अश्योरिटी चाहिए कि भाई मैं जो चीज यूज कर रहा हूं वो मेरे लिए अवेलेबल रहे आगे जनरेशंस के लिए भी। एंड आई हैव टू एंश्योर कि जो भी चीज मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूं उसका जो वैल्यू है वो पूरा पूरा निकले। द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी इज फेस्ड बाय every single economy in the world. Nobody has anything in abundance, nobody has anything which is unlimited. Every economic system, be it capitalist, socialist or mixed, has to deal with this central problem of scarcity of resources relative to the wants for them. मेरी wants unlimited है। अगर मेरी वॉन्ट्स लिमिटेड होती तो जो रिसोर्सेज है वो भी ठीक है। अगर मुझे दिन में 1 लीटर पेट्रोल चाहिए या आधा लीटर ही पेट्रोल चाहिए, क्योंकि मुझे 100 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अप डाउन करना है, फाइन, एवरीबडी विल हैव इनफ पेट्रोल फॉर देम, कॉस्ट भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन मुझे तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, फन करना है, घूमने जाना है, 100-100, 200-200 किलोमीटर चलाना है, दिन में प्लेन में उड़ना है। पेट्रोलियम लिमिटेड है बट मुझे करना सब कुछ है। माई वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, माई रिसोर्सेज आर स्केर्स। इन दोनों को जब आप कॉम्बाइन कर देते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है दुनिया भर की, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है सब इर्द गिर्द इसके ही घूमती है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। नाउ the central economic problem is further divided into 4 basic economic problems, and ये 4 economic जो problems है इसकी basis पे ही पूरा chapter हम समझेंगे। What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions if any are to be made for economic growth। डिटेल में हम अभी देखेंगे। What to produce, क्या बनाना है। मेरे पास इतनी ही जमीन है, मेरे पास इतना ही लेबर है, मेरे पास इतनी ही टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, मेरे पास इतना ही कैपिटल है। अभी मैं क्या बनाऊं उसमें से? क्या मैं कपड़ा बनाऊं, क्या मैं रियल एस्टेट बनाऊं, क्या मैं डैम्स बनाऊं, क्या मैं गाड़ी बनाऊं, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाऊं, क्या बनाऊं मुझे नहीं पता, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर मैंने डिसाइड कर भी लिया कि मुझे क्या बनाना है, तो कितनी क्वांटिटी में बनाऊं वो भी मुझे समझना पड़ेगा। अभी एग्जांपल देता हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस इन इंडिया। इफ आई गिव यू एन ऑप्शन कि भाई आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, नाउ यू कैन सेलेक्ट ईदर ऑफ 2 थिंग्स। क्या आपको फूड प्रोडक्शन करना है या आपको सेलफोन प्रोडक्शन करना है? आप क्या सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन। हालांकि इसमें प्रॉफिट कम है, सेलफोन प्रोडक्शन में प्रॉफिट ज्यादा है, बट खाने के लिए दिस इज अ बेसिक नेसेसिटी। यू विल मैक्सिमाइज योर फूड प्रोडक्शन सो दैट फर्स्ट यू कैन फीड ऑल द पीपल, एंड उसके बाद आएगा सेलफोन प्रोडक्शन जिसमें से आपको प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन ये तो मैं 2 ही चीज बोला हूं, सो इट इज वेरी सिंपल। इमेजिन एवरीबडी हैज थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस प्रोडक्शन करने के। अभी उसमें से क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल फॉर एनीबडी। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करूं, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव, मेरे कंट्री में, मेरे ज्योग्राफी में सस्ता क्या है, ज्यादा इजीली अवेलेबल क्या है। अगर मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए कुछ काम करने के लिए, स्किल्ड लेबर यानी कि पढ़ा लिखा एक्सपर्ट लेबर, क्या वो अवेलेबल है? अगर नहीं है तो कैपिटल, तो मशीनरी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, ऑटोमेशन,
क्या मैं रोबोट लगा सकता हूं, रोबोट के लिए टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ये सब मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूं। अलग अलग फैक्टर्स जैसे लैंड, लेबर, कितना कैपिटल लग रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं कैसे प्रोड्यूस करूं। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम डिस्कस करेंगे क्यों और कैसे, क्योंकि इट इज नॉट इजी, इट्स नॉट जस्ट अ सिलेक्शन की कॉइन टॉस किया और समझ गए हाँ ये हेड्स आया तो लेबर इंटेंसिव, टेल्स आया तो कैपिटल इंटेंसिव, ऐसा नहीं हो सकता। thousands of factors which go behind deciding how to produce, for whom to produce। इंडिया में 1.3 बिलियन पीपल है, सबकी जरूरतें अलग अलग है, सबको अलग अलग चीज चाहिए। कोई लोग गाड़ी के लिए 10-10, 20-20, 30-30 लाख, 1 करोड़ रुपए भी देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो गरीब लोग होते हैं उनको खाने के लिए 100 रुपए भी देना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब अभी अगर मैं खाने की चीज बनाता हूं तो उसमें प्रॉफिट होगा मुझे पर यूनिट शायद 1 रुपए, 8 आना, 2 रुपए। लेकिन अगर मैं गाड़ियां बनाता हूं तो हो सकता है मुझे पर यूनिट प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। नाउ व्हाट शुड आई मेक, आई डोंट नो, किसके लिए प्रोड्यूस करूं, हु इज डिमांडिंग व्हाट, मुझे समझना पड़ेगा। जितना मेरा स्केर्स रिसोर्सेज है उसमें से कितना मैं किस किस लोगों में बांटूं, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इट इज अ वेरी बिग हेडेक फॉर दी इकोनॉमी इन जनरल, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो। ये डिसाइड करवा पाना कि क्या चाहिए लोगों को, कितना चाहिए लोगों को, कैसे मैं बनाऊं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, एंड क्या इसमें मुझे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, सब कुछ डिसाइड करना फॉर सो मेनी प्रोडक्ट्स इज डेफिनेटली वेरी वेरी चैलेंजिंग। व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आज तो मैं सब अपने स्केर्स रिसोर्स यूज नहीं कर सकता है ना। आज ही अगर मैं बोलूं कि जितना भी कोयला है कंट्री में सब कुछ निकाल लेता हूं मैं जमीन में से, आज का आज ही पूरा जला देता हूं, पूरा मतलब 1 साल में पावर जनरेट कर लेता हूं, जो भी चीजें करनी है मेरे को कोल से जनरेट कर लेता हूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई हैव टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी कि आगे भी जो आज की करंट कंजम्पशन है उसके हिसाब से मैं कितने सालों तक चल पाऊंगा, ताकि थोड़े दिनों के बाद प्रॉब्लम ना आए, थोड़े दिनों के बाद ऐसा ना हो कि रिसोर्सेस और भी स्केर्स हो जाए, अवेलेबल ही ना हो, एंड कंट्री गोज इनटू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अभी कितना यूज करूं, मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए अभी अपनी, सो दैट मींस आई कैन नॉट जीरो डाउन और रिड्यूस माय कंजम्पशन, बट इतना भी नहीं कंज्यूम करना है कि आगे आने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लमेटिक हो जाए। So all of this put together become the central problem of economics for any economist, any country। कोई भी आप एक्सपर्ट को ले लो, ये इंग्लिश दिखती बहुत सिंपल है कि हाँ बस ये 4 प्रॉब्लम ही है इकोनॉमी में, बट व्हेन यू स्टार्ट गोइंग डाउन वन बिट बाय अनदर यू विल रियलाइज कितना बड़ा टेंशन है, कितना बड़ा सरदर्द है। आपको सबको खुश करना है, सबको जो प्रोड्यूस है वो भी देना है, सबको जो जो चाहिए वो भी देना है, सबको खाना भी खिलाना है, सबको ऐशो आराम भी चाहिए, बट resources and scarce। Now, how do different economies of the world solve their central problems? Let's divide all economies into 3 broad classifications based on their mode of production, exchange, distribution and role which their government plays। तो basically जो इकोनॉमिक टाइप है एक किसी भी इकोनॉमी का, अब उसको हमने वर्ल्ड वाइड 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने अपने 11th 12th में भी पढ़े होंगे, अगर आपको 10th क्लासेस में था, 10th क्लास में इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है तो ये पढ़ा 100% होगा। साथ ही अगर आप बीकॉम ऑलरेडी कर रहे हो तो बीकॉम के अंदर भी ये बहुत कॉमन टॉपिक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 टाइप की इकोनॉमीज में हमने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को डिवाइड कर दिया है। एंड अब हम समझेंगे ईच इकोनॉमी हाउ आर दे मैनेजिंग दिस सेंट्रल प्रॉब्लम, एंड उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, सब हम समझेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो मेरा पीडीएफ दिखा रहा हूं मैं, विच इज an extract which has been made using institutes material, आप देखोगे हर एक टॉपिक इंस्टीट्यूट मटेरियल का कवर्ड है, बट इन अ बेटर वे, इन अ कॉन्साइज्ड वे which ensures full coverage, but अननेसेसरी चीजें कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोग ये ले सकते हो freetutor.ca@gmail.com। आप मुझे मेल करोगे, हर एक चैप्टर के 50 रुपीज देने पड़ेंगे आपको, यानी कि 5 चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, सो 50 × 5 250 रुपीज में आप लोगों को पूरा जो मेरा मटेरियल का बंच है वो मिल जाएगा। वेरी कन्वीनियंट, प्रिंट आउट लेके या फिर ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हो एंड रिवीजन कर सकते हो। क्लासेस फ्री हैं, कॉन्सेप्ट्स पूरे फ्री हैं आप लोगों के लिए टू वॉच। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सीधा सा हिसाब है, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर, एवरीथिंग, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय योर प्राइवेट हैंड्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में है।
सब कुछ मतलब गवर्नमेंट इंटरफियर ही नहीं करती। गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि आपको आपकी बिजनेस कैसे चलानी है, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि कितना सैलरी देना है, कितना सैलरी नहीं देना है, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि भाई आप इतना ही प्रॉफिट करो, इतना प्रॉफिट आप नहीं कर सकते। नो, गवर्नमेंट हैज लेफ्ट इट कि भाई मार्केट अवेलेबल है, ओपन है, आप लोगों को जो करना है वो करो। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस इन योर बिजनेस। एग्जाम्पल्स क्या क्या है कैपिटलिस्ट मार्केट के? यूएस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, टू अ ग्रेट एक्सटेंट यूएई ऑल्सो, दुबई स्पेशली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। क्या है कैपिटलिस्ट और अ फ्री मार्केट और अ लेजर फेयर इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स? फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि आई एम अलाउड टू होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि मेरा घर ही नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जमीन, फैक्ट्री, मशीनरी, माइंस, कुछ भी अगर मुझे ओन करना है, I am allowed to buy it. I am allowed to own it under my private name. The government cannot take away my property. It does not have any right over my property. अगर आप लोग यूके यूएस की मूवीज देखते हो, इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज, काफी सारे लोग बोलेंगे यू आर ऑन माई प्राइवेट प्रॉपर्टी, आई विल सू यू, या आई विल टेक यू टू द पुलिस, या आई विल टेक यू टू द कोर्ट, काफी कुछ बोलते हैं। वाई? बिकॉज उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी करती है द राइट टू देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इवन द गवर्नमेंट कैन बेयर मिनिमम इंटरफियर इन देयर प्राइवेट जो भी उनकी लैंड है या प्रॉपर्टी है। द गवर्नमेंट में हाउ एवर पुट सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। अब अगर मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा हूं, दैट इज नॉट allowed, ठीक है। इवन इफ द इकोनॉमी इज कैपिटलिस्ट, द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली पुट सम रेस्ट्रिक्शंस। मैं प्राइवेट लैंड खरीद के मिसाइल्स बना रहा हूं और मिसाइल्स छोड़ रहा हूं, दैट इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर हैविंग स्पेसिफिक परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे, अदरवाइज नो कंट्रोल व्हाटसोएवर। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आपको जो कंज्यूमर को क्या बेचना है कुछ भी आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। Each individual, whether consumer, producer or resource owner, is free to engage in any type of economic activity. Freedom of economic choice. जितनी कोई भी इकोनॉमिक चॉइसेस है आपकी, कंजम्पशन क्या होनी चाहिए, वर्क कौन करेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे मैं एक्सचेंज करूंगा, क्या मैं अपनी एक दुकान खोलूंगा, क्या ऑनलाइन बेचूंगा, क्या लोगों में बांटूंगा, व्हाट डू आई वांट टू डू, डू आई वांट टू हैव अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, डू आई वांट टू हैव अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन, सब कुछ मुझ पे छोड़ दिया गया है। मेरा कस्टमर बेस सिर्फ इतना ही होगा, या पूरी कंट्री होगी, या पूरा स्टेट होगा, आपके ऊपर है। कोई भी रोकने वाला या कोई भी कुछ भी बोलने वाला आप लोगों को नहीं है कि नहीं आप लोगों को मैंडेटरीली, अगर आप फूड प्रोडक्शन में हो तो आपको इतना ही प्राइसिंग में देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को फूड प्रोड्यूस करना है तो आप लोगों को गरीबों में भी बांटना पड़ेगा। दवाई, आप अगर यूएस में देखोगे दवाई, इंडिया में जो क्रोसिन शायद 8 आने 1 रुपए की मिलती है, वही क्रोसिन, वही पैरासिटामोल आपको वहां पर शायद $1 $2 में मिले। वाई? बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो रेगुलेशन ऑफ प्राइसिंग, जैसे कि इंडिया में है। Profit motive, the clear cut motive of any entrepreneur in a capitalist economy is profit motive. पैसा जहां पर है मैं वही काम करूंगा, जहां पर पैसा नहीं है वो काम नहीं करूंगा। अभी आप इंडिया में देखोगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, लॉस में चलती है, एयर इंडिया लॉस में चल रही है, बट प्लेनें उड़ाई जा रही है। क्यों? बिकॉज इट इज अ नेशनल कैरियर। बीएसएनएल, अभी बीएसएनएल काफी सालों से है, चल रही है, चली रही है, गवर्नमेंट कोशिश करती है उसको ठीक करने का, नहीं होता, बस चले जा रही है। व्हाई? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ओवर देयर, लोगों को पेंशन आते हैं, लोगों को जॉब मिलके रखी है, जो यूजर्स भी हैं उनको थोड़ा सस्ता ठीक ठाक नेटवर्क मिल जाता है। देयर आर मेनी रीजंस, प्रॉफिट इज नॉट वन ऑफ देम। यानी कि बीएसएनएल अगर प्रॉफिट मोटिव होता तो कब का बंद हो चुका होता, एयर इंडिया अगर प्रॉफिट मोटिव होती तो कब का बंद हो चुकी होती। बिकॉज दे आर नॉट डूइंग प्रॉफिट एनी टाइम सून, दे नो दैट, बट स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग। कंज्यूमर सोवेरेनिटी, तो जब कंज्यूमर की बात आती है तो कंज्यूमर इज द रियल किंग इन अ कैपिटलिस्ट मार्केट। नाउ रियल किंग का मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो जितने पैसों में खरीदना है उतने पैसों में खरीदेंगे, नहीं, दे डू नॉट हैव टू मच से ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, बट दे विल डिटरमाइन कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। जो कंज्यूमर पैसा दे सकता है जिस चीज के लिए, उसको वो प्रोडक्ट मिलेगा एंड वही ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब फॉर एग्जांपल, आई एम अ वेरी रिच गाय इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, मुझे गाड़ियां खरीदनी है, मेरे पास बेशुमार पैसा है, गाड़ी खरीदना है, एक्सपेंसिव स्टफ खरीदना है, एक्सेसरीज एक्सपेंसिव खरीदनी है, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं। What will people start producing? They will start producing accessories. They will start producing white good, electronics, cars which are expensive. क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा है, लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, चलो बनाओ।
लेकिन वहीं पर थोड़े गरीब लोग भी हैं जिनको खाना चाहिए, सस्ते में खाना चाहिए, बट पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग चीप फूड, पीपल आर नॉट प्रोड्यूसिंग फूड इन बल्क ताकि सस्ता सस्ता में बिक जाए, बिकॉज वहां पर कुछ प्रॉफिट नहीं है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज कैन बी समटाइम डिसएडवांटेजेस, हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली जो कंज्यूमर को चाहिए वो मिलेगा, पैसा फेंक तमाशा देख, एज सिंपल एज दैट। कंपटीशन, बहुत कंपटीशन कैपिटलिस्ट मार्केट में, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है, कट थ्रोट कंपटीशन है, मोनोपोली होगी, मैं कैसे अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करूं मेरे ऊपर है, मैं क्या प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं कितनी प्राइसिंग देता हूं, सब मेरे कंट्रोल में है। Nobody is trying to influence me, it is me who's trying to run my business and I can do anything I want. There is cutthroat competition to get a consumer, no government interference. How do capitalist economies solve their problem? What to produce, how to produce, for whom to produce, जो हमने देखे थे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कैसे प्रोड्यूस करना है, जो पैसा जहां पर प्रॉफिट ज्यादा है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर कंज्यूमर को गाड़ी ज्यादा चाहिए तो हम गाड़ी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉथ ज्यादा चाहिए तो क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जहां पर भी प्रॉफिट ज्यादा है, जहां पर भी डिमांड ज्यादा है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। वेरी वेरी प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच, बट वेरी हार्टलेस अप्रोच कि भाई हमको तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए हम कुछ भी करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, जो भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम पैसे में हो जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है, उसी को हम यूज कर लेंगे। अगर मैं 100 लेबर लगा के बहुत अच्छी प्रॉफिट कमा सकता हूं, देन आई विल यूज 100 लेबर्स। अगर इन 100 लेबर्स को रिप्लेस करके मैं एक मशीन से उनका 100 लोगों का काम कर सकता हूं, सो आई विल यूज दैट मशीन एंड आई विल ऑटोमेट एवरीथिंग, ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो जाए जो मेरी प्रोडक्ट है उसमें से। आई एम नॉट गोइंग टू से कि अरे 50 लोगों का पेट भर रहा है, 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, 100 लोग खुश हो रहे हैं, नहीं, मुझे अपना प्रॉफिट चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी। फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसको खरीदना है, जो खरीद सकता है, मैं उसके लिए बनाऊंगा। आज लैपटॉप की डिमांड ज्यादा चल रही है, मैं लैपटॉप बनाऊंगा, कल मोबाइल की डिमांड ज्यादा है, मैं लैपटॉप बंद करके मोबाइल बनाना चालू कर दूंगा। जहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, जो कंज्यूमर मांग रहा है, मैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बना दूंगा। मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ मेरिट्स डीमेरिट्स जो है दोस्तों, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थोड़ी ज्यादा दी गई है, जैसे 10-12 दी गई है, मैंने 7 रखी है। इट इज सफिशिएंट अगर आप लोगों को कोई भी आंसर लिखना है, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द इंस्टीट्यूट मटेरियल फॉर द रिमेनिंग पॉइंट्स एज वेल ऑन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगी जो बोलेगी आप लोगों को ये करना है, वो करना है, मार्केट ऐसा चलेगा या फिर इकोनॉमी ऐसी चलेगी, नहीं, ऑटोमेटिक चलते रहेगा। प्राइस एंड डिमांड मैकेनिज्म, लोग मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूं, लोग ज्यादा मांग रहे हैं, मैं प्राइस ऊपर करके दे रहा हूं, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूं, लोग कम मांग रहे हैं, मैं दूसरी चीज में जा रहा हूं जहां पर ज्यादा डिमांड है। एंड ऑफ स्टोरी, मार्केट इज सेल्फ रेगुलेटिंग इटसेल्फ, मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी। अगर मुझे पैसा ज्यादा मिल रहा है, इफ दैट इज माय मोटिव कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है मेरे को, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है मैं उसका एकदम एंड टू एंड पूरा खून चूस लूंगा उसमें से, बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। आई विल एंश्योर कि जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, मैं बहुत इफेक्टिवली उनको यूज करूं ताकि आई कैन गेट द मैक्सिमम। इससे क्या होगा, जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं कम से कम उनकी यूटिलाइजेशन कंप्लीटली पूरी हो जाएगी। Resources are used in activities in which they are most productive. I will not be wasting any resource. एक जमीन का टुकड़ा है scarce resource, मैं उस पर ऐसी फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा जो भाई पब्लिक सर्विस के लिए हो। I am not going to waste that piece of land कि हाँ फ्री में मैं चैरिटी कर रहा हूँ। No, I will set up something which will be used to generate profit for me. That means if you see in economic terms, I am using that piece of land for the most profitable reason. Well, we can argue that sir ये तो against the principles of humanity है, but that is the capitalist economy. It is crude, it is heartless, जैसे कि मैंने पहले बताया। High degree of operative efficiency, profit maximization अगर मुझे चाहिए तो operative efficiency बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। Consumers are benefited as competition forces producers to bring in a large variety of good quality products at reasonable prices. Consumers limited है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है आप लोगों की, कंपटीशन बेशुमार है,
आप एग्जांपल ले लो ना, मोबाइल फोन के कितने ब्रांड्स हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब जो मोबाइल फोन बना रहे हैं। एयर कंडीशनर्स कितनी सारी ब्रांड्स बना रही है, गाड़ियां कितनी सारी ब्रांड्स बना रही है, आपकी पैकेज फूड, ड्रिंकिंग वाटर कितनी सारी ब्रांड्स बना रही है। बहुत कंपटीशन है एंड दिस कंपटीशन इज इंश्योरिंग कि मेरा प्रोडक्ट नंबर 1 रहे एंड मेरी कस्टमर सर्विस नंबर 1 रहे एंड मेरी प्राइसिंग सबसे कॉम्पिटिटिव रहे। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट द कंज्यूमर इज गेटिंग आउट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कंट्रोल कर रहा है या फिर कोई उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जो सबको चाहिए वो हो रहा है। कैपिटलिस्ट सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग एंड इमर्जेंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल क्लास। यूएस में अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन बहुत कम है यूएस की, इंडिया के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, बट वहां पर आप देखोगे कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो वहां पर एस्टैब्लिश हुई है, कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वहां पर इंटेलिजेंट काम कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस का राइज किया है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कुछ भी, कोई भी सेक्टर आप ले लो, यूएस इज very much ahead of almost all the countries in the world when it comes to entrepreneurship. क्यों? Because there is an environment जहां पर मुझे पता है मुझे कितनी भी प्रॉफिट कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं जो मुझे चाहिए टू एक्सपैंड माई entrepreneurial skills and that is why वहां पर लोग रिस्क भी लेते हैं, रिवॉर्ड भी उनको अच्छा खासा मिल जाता है। डीमेरिट्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इंजस्टिस। जब मैं बना रहा हूं अपने प्रोडक्ट अमीर लोगों के लिए तो गरीब आदमी कहां जाएगा, वो तो गया काम से। प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, मेरी जगह है, तुम इसके अंदर कैसे आ सकते हो? नहीं सर मैं तो बस गलती से आ गया। गलती क्यों हुई? मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में तुमने कदम भी कैसे रख दिया? प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स। कैपिटलिस्ट सिस्टम इग्नोर्स ह्यूमन वेलफेयर, जैसा कि मैं अभी तक कहते आ रहा हूं, प्रॉफिट मोटिव मेरा प्राइमरी मोटिव है, फ्री चैरिटी में कुछ भी नहीं करने वाला हूं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इनकम इक्वल नहीं है क्योंकि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। रिच 2% 3% ऑफ द रिच आर कंट्रोलिंग द डिमांड इन द एंटायर मार्केट एंड उनके लिए ही प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि वो लोग पैसा दे पा रहे हैं। बट बाकी 96-97% जो लोग हैं वो और ही कुछ डिमांड कर रहे हैं बट उनकी कोई नहीं सुन रहा, because they are not able to pay any amount of money which will get you good profit. Exploitation of labor is common under capitalism. मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो लेबर की जो सैलरी है मैं कम करते जाऊंगा। अगर मैं मशीन लगा सकता हूं तो सबके सब लेबर को फायर कर दूंगा एंड कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे। फायरिंग अ लेबर, फायरिंग अ पर्सन एम्प्लॉय इज वेरी कॉमन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोली, जैसे कि मैंने बताया। एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कॉन्स्पिक्यूएशन अनहेल्दी कंजम्पशन। अब मुझे हो गया कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए बेशुमार, अरे मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे बंगले चाहिए। दैट इज नॉट हेल्दी फॉर अ पर्सन नॉर इट इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों अगर आप अभी तक यहां तक सुन रहे हो तो आई एम श्योर आपको इंटरेस्ट काफी आ रहा होगा इस क्लास में, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज कर दीजिए क्योंकि काफी सारे बहुत सारे मटेरियल्स में सीए चाहे फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल्स हो, टिप्स स्ट्रेटजी सब लेकर आते रहता हूं, तो आप चैनल देख सकते हैं, काफी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, यू विल लव ऑल ऑफ देम। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? वेरी सिंपल, ऑपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सब कुछ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सब कुछ कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। Concept of socialist economy was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels. In this economy, material means of production, that is factory, capital, mines, etc. जो भी means of production है, land, labor, capital, organization, are owned by the whole community. यानी कि पूरा कंट्री ही उसको ओन कर रहा है। The country is represented by the state. Socialist economy is also called command economy और centrally planned economy. अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलेक्टिव ओनरशिप, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज, दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर रिसोर्सेज दैट इज देयर। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई खास स्कोप है नहीं, प्राइवेट हैंड्स में कुछ खास स्कोप है नहीं, एक्सेप्ट फॉर मे बी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही, बट अदरवाइज एवरीथिंग मेजर इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। As a result of social ownership, profit motive and self-interest are not driving. Profit motive is the least in a socialist economy. वहां पर economic welfare का कोई खास महत्व नहीं है इंडिविजुअल्स का, वहां पर social welfare यानी कि सबका साथ सबका विकास is
predominant in a socialist economy. Economic planning, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था खुद ही चल रही है, कोई खास सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं जो इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑपोजिट है, यानी कि देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो सब कुछ प्लान करती है कि मेरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी, बिट बाय बिट, डे बाय डे, आर बाय आर, सब कुछ. एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, यहाँ पर कंज्यूमर इज नॉट द किंग इन टर्म्स की जो ज्यादा पैसे देगा, जो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा वही प्रोडक्शन होगा, नहीं. यहाँ पर सोशल वेलफेयर इज टेकन केयर ऑफ. दैट मीन्स अगर मुझे बहुत बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी चाहिए, आई माइट नॉट एबल टू बाई इट बिकॉज माई कंट्री डज नॉट अलाउ मी टू परचेज इट. क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर चाहिए, सबका वेलफेयर चाहिए, इसलिए मैं गाड़ियां, महंगी वाली गाड़ियां बना ही नहीं रहा हूं. The right to work is guaranteed, but the choice of occupation gets restricted. यानी कि अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में मुझे काम मिल जाएगा, बट कितने पैसे मिलेंगे, क्या काम मिलेगा, वो मेरे ऊपर नहीं है. एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का. चाइना में गवर्नमेंट विल गिव यू जॉब्स. अभी आपको क्या जॉब मिलेगा, आपको, मेरे को जॉब करना था से कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, बट वहां पर जॉब नहीं है. आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करो क्योंकि वो हमें मास प्रोडक्शन करना है, वहां पर आपको जॉब मिल जाएगा, वहां पर आपको इतना पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा. इसकी वजह से क्या होता है, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. सब एक टाइप के लोगों को सबको इतना ही पैसा मिलेगा, तो देयर इज नेवर गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू अमास वेल्थ, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप होल्ड कर नहीं सकते. बड़े बड़े कॉर्पोरेशन जो है, इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी यू विल पे मोर टैक्सेस, जिससे कि आपकी जो टोटल नेट इनकम है वो कम हो जाए एंड आप कभी ज्यादा अमीर हो ही नहीं पाओ. मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने आप सब कुछ चल रहा था, प्राइस मैकेनिज्म वाज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. यहाँ पर इट इज ऑपोजिट, प्राइस इज जनरली रेगुलेटेड, इट इज नेवर गोइंग टू बी द टॉप प्रायोरिटी और द टॉप मार्केट फोर्स दैट इज ड्राइविंग योर इकोनॉमी. यहाँ पर हर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड प्राइस जो है, प्रॉफिट मोटिव जो है, दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन. स्टेट ओन्स एवरीथिंग, यानी कि द कंट्री, द गवर्नमेंट विल ओन एवरीथिंग. इमेजिन अ सिचुएशन जहां टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ बीएसएनएल है, जहां एयरलाइन ऑपरेटर सिर्फ एयर इंडिया है, जहां पेट्रोल ऑपरेटर सिर्फ भारत पेट्रोलियम है. कोई भी सेक्टर ले लो जहां पर सब गवर्नमेंट कंपनीज ही है, क्या हालत होगी, नो कॉम्पिटिशन एट ऑल. Erstwhile USSR is an example of socialist economy. आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया is the closest which comes to a socialist economy, but otherwise there is no real socialist economy in the world. China and Cuba are some examples which are a little closer to pure socialism, but they are also not 100% socialism. Merits, अभी तक आप merits काफी समझ ही गए होंगे. इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा. बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, हर एरिया को फोकस मिलेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिटी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है या एक सेट ऑफ कम्युनिटी ज्यादा प्रॉस्पर कर रही है. गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रीजन्स, ऑल द सिटीज, ऑल इट्स पीपल, तो इक्वल ग्रोथ सब जगह रहेगा. सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रल अथॉरिटी इज प्लानिंग एवरीथिंग. अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती नहीं है, स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि एक पॉकेट में कोई बहुत अमीर होते जा रहा है, एक में बहुत गरीब होते जा रहा है. दैट इज नॉट हैपनिंग. सोशलिज्म इंश्योर्स राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल, यानी कि मिनिमम वेज आप लोग सबको 1000 रुपए दिन का मिलेगा. चलो 1000 रुपए लेके आप इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कर ही सकते हो कि अच्छा खाना खा लो, घर बना लो, अच्छे ठीक ठाक कपड़े पहन लो, एंड हो सके तो बाइक गाड़ी कुछ सालों बाद खरीद लो. मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका ठीक ठाक रहेगा. लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. क्यों? लेबर यूनियंस होती है, दे विल फॉर्म एन यूनियन एंड दे विल डिमांड देयर राइट्स कि भैया हम तो ऐसा काम 50 घंटे हमसे काम नहीं होगा हफ्ते में, हम तो 40 घंटे ही काम करेंगे, या वी आर नॉट गोइंग टू वर्क विदाउट मिनिमम वेजेस, अच्छे पैसे चाहिए हमको. तो ग्रुप बनाकर दे कैन फाइट फॉर देयर राइट्स. अब आप बोलोगे सर मेरिट्स तो जबरदस्त लग रहे हैं, यहाँ पर तो सबका भला हो रहा है और इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है. सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इट इज वेरी बैड. चाइना का हम सबको पता है वहां पर कैसे लोग रहते हैं, क्या हालत होती है वहां पर. नॉर्थ कोरिया स्पेशली हमको सबको पता है कि क्या होता है वहां पर. यू डोंट वांट टू बी इन अ इकोनॉमी वेयर, और यू डोंट वांट टू बी इन अ प्लेस व्हिच इज कंट्रोल्ड कंप्लीटली बाय वन अथॉरिटी व्हिच इज द गवर्नमेंट. डीमेरिट्स, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, रेड टेपिज्म, फेवरेटिज्म, हर चीज के लिए लाइसेंस लगेगी, हर चीज के लिए परमिशन लगेगी, यूजलेस. फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे बहुत पैसे कमाने, नहीं, यू विल हैव टू पे हायर टैक्सेस. अच्छा मुझे वो टाइप का काम करना है, नहीं, तुमको ये टाइप का काम करना है. अच्छा मुझे तो बड़ा घर चाहिए, नहीं, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. इट इज वेरी डिसइंसेंटिवाइजिंग.
डज नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। मैं चाहे 50 घंटे 60 घंटे 70 घंटे काम कर लूं हफ्ते में, बट मुझे तनख्वाह तो उतनी ही आनी है। अगर मैंने ज्यादा अच्छा कमा भी लिया तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा। देन व्हाई विल आई वर्क फॉर 100 आवर्स अ डे, 100 आवर्स इन अ वीक? आई विल वर्क फॉर 30 आवर्स 40 आवर्स लाइक एवरीवन एल्स। क्योंकि मैं कितना भी इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना भी अच्छा काम करूं, इट इज नॉट गोइंग टू रियली मैटर। पैसे मुझे उतने ही मिलेंगे। कंज्यूमर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस है ही नहीं कि भाई तुमको ये बन रहा है, तुमको यही कंज्यूम करना पड़ेगा। मेरे पास सर बहुत पैसे हैं, मेरे को तो ये प्रोडक्ट चाहिए, नहीं। सबके पास कम पैसे हैं, सबको यही प्रोडक्ट मिलेगा, तुमको ये वाला एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा इस कंट्री में, क्योंकि वी आर अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिसेबल, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में इट इज अ बिग डिजास्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी, एज द नेम सजेस्ट, सोशलिस्ट का अच्छा पार्ट, कैपिटलिस्ट का अच्छा पार्ट लेकर मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया है। एंड 99% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे आर मिक्स्ड इकोनॉमी, इंक्लूडिंग इंडिया। दोनों के अच्छे फीचर्स लेकर अपनी दुकान चलाओ। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इंडिया में तो आप हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इज वर्किंग हैंड टू हैंड। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। प्राइवेट, जहां पर सभी कुछ ओन्ड बाय द प्राइवेट पर्सन है, जैसे कि रिलायंस, अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर है। सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। हाउएवर गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत रेगुलेशन कर देती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि भाई तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। कंपटीशन तुम कर सकते हो लेकिन मोनोपोली नहीं कर सकते। तुम्हारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इफ यू आर अ बैंकिंग सेक्टर, दीज आर द आरबीआई रेगुलेशंस व्हिच विल बी गवर्निंग यू। इसके दायरे के बाहर तुम जा नहीं सकते। लेबर लॉज लगाए हुए हैं, फैक्ट्री लॉज लगाए हुए हैं, ताकि तुम प्रॉफिट कमाओ, बट एटलीस्ट थोड़ा लोगों के बारे में भी सोच लो। पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर में होती है, their primary motive is not profitability but it is more of a service और welfare of the community। जैसा कि मैंने आपको कहा, एयर इंडिया या फिर BSNL या फिर कोल इंडिया लिमिटेड, अगर इन लोगों का प्रॉफिट मोटिव होता तो ये कब की बंद हो चुकी होती, बट दे वांट टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड इसीलिए वो चलती है। दे आर पब्लिक सेक्टर कंपनी। रेलवेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एप्ट एग्जाम्पल इन दिस केस। कंबाइंड सेक्टर, आजकल अपन बहुत सुनते हैं इंडिया में लास्ट 10-15 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है, मेट्रो रेलवे जो बन रही है, हाईवेज जो बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस जो बन रहे हैं, डैम्स जो बन रही है, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, साथ ही साथ प्राइवेट पार्टी भी इन्वॉल्व है जो अपना पैसा दे रही है, स्किल सेट दे रही है, टाइम दे रही है, रिसोर्सेज दे रही है, बना रही है उस प्रोडक्ट को एंड चला भी रही है। लेटेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, हिट एग्जांपल आई वांट टू गिव इज हैदराबाद मेट्रो रेलवेज। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एंड L&T। बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल वेयर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैज गिवन नेसेसरी रिसोर्सेज टू L&T, हैज अलाउड देम टू टेक अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड L&T ने क्वालिटी वर्क किया है। मेट्रो पूरा मैनेज कर रही है। जितना भी इनकम आ रहा है अगले 25-30 सालों तक सब L&T लेके जाएगी घर। इससे बेनिफिट क्या हुआ? गवर्नमेंट को एक साथ हजारों करोड़ रुपए नहीं देने पड़े, साथ ही साथ L&T की एक्सपर्टीज भी मिल गई। दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों को बेनिफिट हुआ, कॉमन पब्लिक को भी बेनिफिट हुआ। सो दैट इज व्हाट इज कंबाइंड सेक्टर। मेरिट्स, इंश्योर्स इंसेंटिव। अगर आप लोगों को हार्डवर्क करना है तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, हार्डवर्क नहीं करना है तो पैसा कम मिलेगा, जैसे जिसकी कैपेसिटी, जैसे जिसकी ड्रीम्स। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड, तो कंज्यूमर सोवरेनिटी। मैं गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, महंगा गाड़ी खरीदना है महंगा गाड़ी खरीद सकता हूँ, 1.5 लाख की टाटा नैनो खरीदनी है वो भी खरीद सकता हूँ, 10,000 की बाइक खरीदनी है वो भी खरीद सकता हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वो खरीद सकता हूँ, सब अवेलेबल है। आई हैव दी चॉइस, प्लस आई हैव महंगी चीज ऑल्सो, लग्जरी ऑल्सो, आई हैव सस्ती चीज ऑल्सो which is a necessity। सब कुछ है मेरे पास। encourages enterprise and risk taking। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो गवर्नमेंट काफी कंट्रोल करती है, सेंट्रली अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। अगर आप देखते हो गवर्नमेंट RBI या फिर गवर्नमेंट इन द एनुअल बजट हर एक सेक्टर का ख्याल रखती है कि इस सेक्टर में ये होगा, इस सेक्टर में ये होगा, तो उसका एडवांटेज भी मिल जाता है। ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी हो जाती है कि भाई सोशलिज्म वेलफेयर ऑफ पीपल भी है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को काम करना है तो आप जो मन चाहे वो काम भी कर लो विथ मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस। कट थ्रोट कंपटीशन जनरली कम हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ मोनोपोली। अगर कोई बैंक जैसे यस बैंक फेल हो गई तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि भाई वापस उसको खड़ा कर दिया जाए, तो ताकि बाकी जो बैंक्स हैं ऐसा ना हो कि बस एक ही बैंक बच जाए, मोनोपोली हो जाए एंड बाकी सब मर जाए, ऐसा नहीं होगा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर।
डीमेरिट्स एक्सेसिव कंट्रोल्स बाय द स्टेट। अभी कभी कभी क्या होता है, अगर मैं बहुत इंसेंटिव दे रहा हूं, जैसे येस बैंक को मैंने खड़ा कर दिया वापस, नाउ गवर्नमेंट विल होल्ड दी येस बैंक जो है उसके फंक्शनिंग को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगी, बोलेगी ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं वैसा करो। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी, अगर प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं भाई इतना इनको एक्सपैंड नहीं करना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, नॉट हेल्दी, दे विल पुल इट बैक। बहुत सारे रेगुलेशंस रूल्स गवर्नमेंट लगा सकती है विच माइट बिकम अ लिटिल चैलेंजिंग, जैसे कि इंडिया में काफी बार होता है कि भाई कंप्लायंस में, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में आदमी पागल हो जाता है। difficult to maintain proper balance between public and private sectors. Private sector is likely to go disproportionately in absence of strong government initiatives. अगर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर मैनेज नहीं कर पा रही तो प्राइवेट सेक्टर बूम करने लगेगा। इंडिया में आपने देखा होगा इन द रिसेंट ईयर्स जो सोशलिस्ट पीस है वो कम होते जा रहा है, जो कैपिटलिस्ट पीस है वो बढ़ते जा रहा है। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट नाउ डज नॉट वांट टू टेक टू मेनी इनिशिएटिव्स ऑन इट्स ओन। बीएसएनएल डज नॉट डू वेल, एयर इंडिया डज नॉट डू वेल, काफी सारी गवर्नमेंट की कंपनीज डू नॉट डू वेरी वेल। इससे क्या हो, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव द टाइम, एनर्जी, एक्सपर्टीज टू फोकस सो मच कि हर एक चीज में मैं अपना दुकान खोल के बैठ जाऊं। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन दीज डेज। दैट इज व्हाई यू सी कैपिटलिज्म थोड़ा बढ़ता है, सोशलिज्म थोड़ा कम होता है, बट स्टिल all the governments, not the current government only but previous governments also, have somehow fine tuned and managed this balance, but it is always going to be a risk that is there कि अगर government अच्छी नहीं आती तो private sector can take over and capitalism, strong capitalism होने के chances हमेशा बरकरार रहते हैं, which can be very disadvantageous in the long run। तो दोस्तों पूरा का पूरा चैप्टर ये था आप लोगों का। जो चैप्टर 1 है यूनिट 2 हमने पूरा देखा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बता दिया है आपको कि आप डॉक्यूमेंट कैसे ले सकते हो। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फाउंडेशन फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी फ्री में पढ़ने का मौका मिले। एंड जो लोग बाहर नहीं निकल सकते घर के या अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, उनके लिए ये थोड़ा बहुत हेल्प रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। अगली क्लास लेकर हम जल्दी आएंगे।